वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में हम बात करने वाले हैं एक महारत्ना कंपनी के बारे में जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये सबसे रिसेंटली महारत्ना कंपनी बनी है, 4 अगस्त को डिक्लेयर हुआ। महारत्ना कंपनी बनने का जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये है कि कंपनी को काफ़ी ऑटोनॉमी मिलती है, स्वायत्ता मिलती है कि वो अपने अपने साथ अलग-अलग कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती है, होली ओन्ड सब्सिडियरीज़ बना सकती है, डिफरेंट मर्जर एंड एक्विजिशंस भी कर सकती है इंडिया और वर्ल्ड ओवर। इसको पाने का ही कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अ, कम से कम 15,000 करोड़ का एनुअली उसका नेटवर्थ होना चाहिए पिछले 3 साल का। तो अगर हम नेटवर्थ को अगर हम सेल से भी कंपेरिजन करके देखते हैं, तो वैसे तो आप समझ ही रहे हैं कि मार्केट मार्केट कैप भी उसका एक क्राइटेरिया हो सकता है, जो कि इसका ऑलरेडी 30,000 करोड़ है, कि मतलब इतनी की तो वर्थ की कंपनी है। सो उस लिहाज से भी इन्होंने ये मार्केट कैप मेंटेन किया है, तो एक क्राइटेरिया तो ये फुलफिल हो जाता है। ये पहले से ही नवरत्ना कंपनी थी। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, तीसरा जो कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का होना चाहिए वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए। तो वो भी इन लोगों ने पूरा किया है कि एवरेज 5,000 करोड़ ये पूरा करते हैं एनुअल नेट प्रॉफिट। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। टोटल 13 ही कंपनी है जो महारत्ना कंपनी है। अगर आप सर्च करके देखेंगे तो कि महारत्ना कंपनीज कितनी है इंडिया में, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा कंपनीज नहीं है। लेट्स सी, 13 ये यहाँ पे मिंट के उसमें ओआईएल का एडिशन हुआ है 4 अगस्त को। उसके बाद 13 कंपनी हुआ, जैसे बीएचईएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, गेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी हो गया थर्मल एनर्जी से रिलेटेड, ओएनजीसी हो गया और पीएफसी हो गया। मतलब ऐसे 13 कंपनीज हैं और सब के सब हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजेरियल स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उस लिहाज से भी ये कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम आते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। सो जो ऑयल इंडस्ट्री होता है उसमें कुछ कंपनीज को अपस्ट्रीम कहते हैं, कुछ कंपनीज को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। सो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये अपस्ट्रीम कंपनीज हैं। अपस्ट्रीम कंपनीज का जो मेन काम होता है वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का होता है, ऑयल एंड गैस का। जबकि डाउनस्ट्रीम टीम कंपनीज जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, इन कंपनीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर हुए, जो प्रोड्यूस हुए बेसिकली क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, उनके रिफाइनिंग के अराउंड ज्यादा होता है। सो ये जो अपस्ट्रीम की जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो होती हैं, उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके रिफाइनिंग के अलावा उस प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। तो आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप भी होता है वो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल इस तरह की कंपनीज का ज्यादा होता है, क्योंकि इनका काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना। सो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का जो मेन काम है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड वगैरह का है। तो जैसे पॉकेट्स इन लोग के कंट्रोल में होते हैं, एकर्स मतलब एरियाज जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनीज का होता है। अम, तो ऑल इंडिया का जो मेन बिजनेस है वो तो हम समझ गए। इसके फंडामेंटल में जो मुझे मेन चीज दिखता है, वो कुछ कुछ 4-5 फैक्टर है। क्विकली हम उसको असेस करते हैं और फिर हम चलेंगे कि टेक्निकल की ये आज हमारा चार्ट ऑफ द वीक क्यों है। सो पहला जो है, अगर आप देखें तो इस ये महारत्ना कंपनी है वो तो हम देख लिया हमने। 50% से ज्यादा स्टेक हमारा गवर्नमेंट का ही है, 56%। इस 56% में से गवर्नमेंट ने कुछ भी प्लेज नहीं कर रखा है। अगर आप देखें तो प्लेजिंग जीरो है। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझने का है। अब तक तो आप सभी लोगों ने समझ ही लिया होगा कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है। पी रेशियो पे मैंने एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। पी रेशियो इस कंपनी का मात्र 4.21 है। तो कितनी लुक्रेटिव डील है, मतलब कहने का मतलब है कि साल में ये कंपनी जितना इसका वर्थ है, अगर उसका आप 1/4 निकालें, उतना ये कंपनी साल में प्रॉफिट दर्ज करती है। तो जैसे हम चल के आते हैं, देखते हैं 8,000 करोड़। सो ऑब्वियसली 8 चौक 32 होता है, तो उससे कम का ही मतलब 4 का पी पे है। काफी सस्ती कंपनी हो गई उस पैमाने से। और इस कंपनी का जो पीजी रेशियो है, मतलब कि पीजी रेशियो का मतलब होता है कि पी रेशियो किस रफ्तार से बढ़ रहा है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से। जिस हिसाब से ये कंपनी कमा रही है, कमाई में वृद्धि हो रही है, क्या उस हिसाब से पी रेशियो भी बढ़ रहा है? तो उस हिसाब से पी रेशियो कम बढ़ रहा है। मतलब अ, अगर अगर अर्निंग ग्रोथ 100% से बढ़ रहा है तो पी रेशियो का ग्रोथ 16% है। तो उस हिसाब से भी इसे मैचअप करना है अर्निंग अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो काफी पीछे है। तो ये एक लुक्रेटिव ये भी तरीका होता है अच्छी कंपनी बनाने का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखती है उसमें, अभी भी ये कंपनी अपने 52 हफ्ते के हाईएस्ट प्राइस के लगभग चल रही है, फिर भी डिविडेंड यील्ड इसका 7% है, जो कि बैंक के बैंक इंटरेस्ट वगैरह से काफी अच्छा ही चल रहा है। चौथा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है अभी भी इसके करंट प्राइस से ऊपर है ना? क्योंकि अगर आप देखें प्राइस टू बुक रेशियो अगर है तो ये 0.8 दिखा रहा है। मतलब कि अभी भी अगर इसको मैचअप करना होगा इसके बुक वैल्यू में, कि बुक में जो इस कंपनी का वर्थ है उस हिसाब से, तो भी इसे 25% ये बढ़ सकता है अगर उसको मैच करना हो तो।
और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी डिफरेंट, जैसे स्क्रीनर अपना जिस तरीके से निकालता होगा कि जो मूल जो इसके अंदर जो जो वैल्यू इसके अंदर जो है वो दिख रहा है वो 1700 रुपए का है, जो कि अभी से लगभग लगभग आप मान के चले 5 गुना 6 गुना टाइप से ये इंट्रिंसिक वैल्यू इससे ज्यादा है। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें कि ऑल्दो इस कंपनी का जो डेट है वो 49% है कंपेरेटिवली टू इट्स इक्विटी, बट इसका जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो जीरो है। मतलब जो जो ऑयल इंडिया कमाई कर रही है वो उस डेट का इंटरेस्ट पे करने के लिए टोटली सक्षम है। तो डेट इतना ज्यादा कोई लाइबिलिटी के तौर पे झलक नहीं रहा है। तीसरा बात, जो इस कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 25% है अभी, और हम क्विकली चल के देखते हैं कि इसका एवरेज आरओई क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें कि 5 साल का या 10 साल का कितना है, तो वो 10 साल का एवरेज CAGR 15% है आरओई, 5 साल का 19%, 3 साल का 21% और लास्ट ईयर का 25%। मतलब इनका ग्रोथ रिसेंट ईयर में और तेजी से बढ़ रहा है। आरओई का मतलब, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, तो सिंपल टर्म्स में आप ये समझिए कि नेट इनकम, जो कंपनी नेट इनकम कमाती है, उसको हम जब कुल टोटल इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो हमें आरओई मिलता है। ठीक है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है और CAGR भी पिछले 5 सालों का 20% से ऊपर है, तो लगभग 20% है, तो वो भी एक अच्छा पैमाना होता है। इन्वेस्टर में हम तुरंत चल के देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है। तो 56.6% हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। FIIs के पास भी स्टेक 11% है। मानिए अगर सितंबर 2020 से तुलना करते हैं तो 4% स्टेक FIIs ने बढ़ाया है। DIAs ने भी 6% से बढ़ा के इसको 16% कर लिया, 10%। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनका ही अपना स्टेक 9.87% है। IOCL का, BPCL का, HPCL का, मतलब डाउनस्ट्रीम जो कंपनीज है, यही 3 कंपनीज है। तो इन तीनों ने भी इसमें अपना स्टेक बना के रखा है। पब्लिक के पास केवल 6% स्टेक है, और उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे उसमें भी होंगे। तो एक ये अच्छा लिक्विडेटिव मतलब पोजीशनिंग है इस कंपनी का, ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में, बट बल्कि ग्रोइंग कंपनी में, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। कंजम्पशन थीम पे ये कंपनी है। पेट्रोल का प्राइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इम्पैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि सडनली ओवरनाइट शिफ्ट हो जाएगा मार्केट। सो इस तरीके से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। यहाँ पर रिसेंटली तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक आपका कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था, जिसका अगर मैं टारगेट तुरंत निर्धारित करूं, अगर इस डेप्थ को हम इसके ऊपर ले जाके प्लॉट करेंगे, तो मैं इसी के ऊपर प्लॉट करता हूँ बगल में, ताकि समझ में आए। 378 इसका टारगेट बनता है इस हिसाब से। अभी टोटल 284 रुपए पे चल रहा है, तो इस हिसाब से लगभग 33% का हमें रिटर्न मिलता हुआ दिखता है। दूसरा जो चार्ट मुझे दिख रहा है कि यहीं पर अगर आप देखें तो फिर से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनने की तैयारी में है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया 273 से, अभी जो प्राइस है वो मात्र 11 रुपए ऊपर भागा है। मतलब कि 5% भी पैसा ऊपर नहीं गया है। मतलब प्रॉफिट मतलब जो ऊपर इसको जाना था। तो अगर अगर हम इसका अप डेप्थ निकालते हैं, जो दूसरा हमारा चार्ट पैटर्न बन गया है, तो उस हिसाब से सब मैंने इसी को उठा लिया। तो अगर मैंने इसको उठाकर यहाँ पर प्लॉट किया, तो ये हमें नजर आता है 426 का। और अगर हम ये देखें करंट मार्केट प्राइस से ये कितना परसेंट का रिटर्न हमें दे रहा है, तो ये लगभग 49-50% का रिटर्न हमें दे रहा है। अब हम क्विकली देखते हैं कि इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई क्या है। तो अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 325 से लेके 333, 34, 35 के लगभग है। मतलब इस 10 10 रुपए के रेंज में ये कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई बना चुकी है। 2 बार इसने टच किया है और रिटर्न हो गया है। तो अगर आप काफी लंबे पैटर्न पे देखें, ये हम देखते हैं इसने यहाँ पर ये पॉइंट था सितंबर 2010 में, ये यहाँ पे जब टच किया तो सितंबर 2014 में, और अब जाके ये वापस आ रहा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर आप अपनी पैनी निगाह से देखें, तो क्या आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर नहीं आता है? ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा और ऐसे, तब इसका टारगेट क्या बनता है? ये टोटल 3 टारगेट हम आज के अपने वीडियो में प्रपोज करेंगे, और इसके लिए हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है वो होता है लगभग, अगर हम देखें तो 588, जो कि करंट मार्केट प्राइस से, अगर हम यहीं से इसको उठा के यहाँ से 106% का, मतलब लगभग आपका पैसा डबल हो सकता है। तो मैं अभी मैंने इसे वीकेंड में ही खोजा है शेयर को, मैं अभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बट मंडे को मैंने इसमें अपना एक GTD ऑर्डर लगा दिया है जीरो में। तो देखते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाता हूँ कि नहीं। मैंने 280 का लगाया है। अब मार्केट में कल मंडे को अगर ये 280 तक नहीं जाता तो हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा। बट ये शेयर काफी अच्छा लगता है। मैं इसे बिना किसी हिचक के साथ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। और बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा।
अगर अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है, आप चाहें तो वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।